एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो टेस्ट सीरीज 13 है वो भी चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने टोटल 7 पार्ट हमने वहाँ पे कंप्लीट किया। जब आप उस 7 पार्ट को जाके देखोगे तो आपको एक एक पार्ट में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा फुल ऑन एक्सप्लेनेशन है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन बता के निकल गया। आप एक बार जाके देखो, जिस अनुसार से लोग देख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वहाँ पे फुल ऑन एक एक क्वेश्चन, एक एक जो स्टेटमेंट है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, हर एक चीज़ वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। मैं ये जानता हूँ क्योंकि देखो, क्वेश्चन बस बना के निकल जाने या क्वेश्चन सिर्फ देख लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ पे फुल ऑन एक्सप्लेनेशन के साथ वो बात किया। तीसरी चीज़, अब मैं जो भी चीज़ आपने देखा जो टेस्ट सीरीज 13 में पॉलिटी का जो ये कम से कम दो लेक्चर अभी आ रहेंगे, एक 8 या एक 9, मे बी 10 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो वहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, जिसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 3 आएंगे, मैक्सिमम ये मान के चलो 3 आएंगे, नहीं तो मिनिमम मैं कोशिश करूंगा 2 तो आएंगे ही आएंगे एनी हाउ, ठीक है। तो ये जो अपना लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक मैंने 7 मतलब अपलोड कर दिए हैं और इसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, फिर वही चीज है कि बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट, ये चीज जरूर पढ़ना। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट काउंसिल ऑफ मैटर मिनिस्टर, सॉरी। तो देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना, क्या याद रखना है, दो चीज आपको ये पता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को और आपसे कोई पूछा जाए कौन अपॉइंटमेंट करता है तो कौन करता है, गवर्नर, ठीक है। और जब यही पूछा जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंटमेंट करता है तो वो भी गवर्नर ही करता है, बट ऑन एन एडवाइस किसका रहता है, सीएम का रहता है। सीएम जो बोलता है कि मतलब साथ में ये रहेंगे और ये हमारे मिनिस्टर होंगे। तो ये क्या होता है ना, ये मतलब चीफ मिनिस्टर ही देता है, लिख के पर्चा बना के देता है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट क्या कहा, गवर्नर को, नॉट गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नर को, जिससे गवर्नर क्या करता है उसके रिगार्डिंग काम करता है। तो ये हमारा कुछ बात था। अब हम चलते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला, कि द मिनिस्टर, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, आइदर द लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे आर अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। तो देखो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है कि कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, गवर्नर क्या कर सकता है, उसको मतलब उस पर्सन को एज ए मिनिस्टर के फॉर्म में अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर वो मतलब मान लो अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने रहते हैं, क्या, ओनली 6 मंथ उनके पास रहता है। जो 6 महीने में वो क्या कर सकता है, अपना वो पोस्ट पे रह सकता है। विद इन ए 6 मंथ उनको क्या है ना कि वहां से किसी न किसी आइदर स्टेट लेजिस्लेचर से आइदर स्टेट काउंसिल से उसको क्या करना, मेंबर बन के उसको आना पड़ेगा, तब उसको रीअपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला जाए, पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और दे कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। अभी मैंने बताया बिल्कुल कर सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन उनके पास पावर रह सकता है 6 महीने। वो जिस अनुसार से अभी एक केस आपने देखा होगा, कहाँ पे, कोलकाता में, ममता बनर्जी ही हार गई थी उस समय। तो ममता बनर्जी फिर सोची थी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू क्या करता है, वो मतलब असेंबली में इंटर करेगी, लेकिन उसके बाद वो उस अपने पोस्ट से जाके वो जीत गई थी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 1 मिनट, द सिस्टम ऑफ ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट। तो बिल्कुल देखो, स्टेट में बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे देखो अगर हम सेंटर लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एट द सेंटर लेवल देयर इज ए नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ द लीगल, क्या कहते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर हम स्टेट में बोलते हैं तो स्टेट में इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, देखो स्टेट की अगर हम बात करते थे, अगर हम स्टेट का यहाँ पे बात करते तो आपको भी मैंने बताया कि स्टेट में जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी ऑर्डर होता है वो गवर्नर के थ्रू वहाँ पे पास किया जाता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर फॉर अ पब्लिक, जो भी पब्लिक मतलब काउंटर साइन वगैरह मिनिस्टर की रिगार्डिंग कोई भी बात होता है तो वो किसके अंदर आता है, वो गवर्नर के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विद द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बिल्कुल गलत है। सैलरी और अलाउंसेस जो भी होता है वो डिटरमाइन होता है, अगर मान लो स्टेट की बात करते हैं तो वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के थ्रू होता है, नॉट ए पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर आपको पता चल गया। आंसर कौन सा, डी है आपका आंसर, गलत है। जो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जाए कहाँ होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर की वहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई थिंक नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कॉल
कॉल आ गया था, कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था, घर से कॉल था इसीलिए। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये समझ आ गया पार्लियामेंट में नहीं होता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो ये जो सैलरी और जो भी अलाउंसेस वगैरह की यहाँ पे हम कुछ भी बात करते हैं ना, तो वो यहाँ पे ये बोला जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर की हम यहाँ पे बात करें, किसकी, स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो टाइम टू टाइम, तो जैसे मिनिस्टर का जो सैलरी वगैरह होता है यहाँ पे समझना, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में जो मैंने बात किया, तो जो मिनिस्टर का सैलरी होता है, ठीक है, मिनिस्टर का सैलरी हो गया, या पे जो भी पेइंग होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर से निकालते हैं। इसमें जैसे उसमें क्या होता है, जो भी अलाउंसेस वगैरह होता है, किसका अलाउंसेस, मतलब अकॉर्डिंग टू रैंक के अनुसार जो अलाउंसेस होता है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो वो सारा का सारा स्टेट लेजिस्लेचर, फैसिलिटी हो गया या ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह हो गया, मेडिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं, कोई भी फ्री एकोमोडेशन की हम बात करते हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के थ्रू वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यदि ये आपको पता इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो गया, डी। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है किसके रिगार्डिंग, सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखो सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी सेम एज लाइक दैट ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे पीएम है, वहाँ पे सीएम थे। तो पीएम क्या करते हैं, कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ पे, वो भी कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम। ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार हर एक लेक्चर में आपको ये चीज समझा रहा हूँ। ना कम टू दिस यहाँ पे बोला जा रहा है, उसके लिए पहला बोला जा रहा है कि ए पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। सेम प्रोविजन अभी मैंने बताया कि अगर मान लो कोई भी है ए मेंबर, अगर कोई भी एक मेंबर है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं, या तो वो मेंबर, अगर मान लो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर मान लो कोई भी है, या वो लोकसभा का हो या कोई राज्यसभा का भी हो, ठीक है। अगर मान लो दे आर अपॉइंट, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वो नहीं है, अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया, अगर वो मतलब वो जीत के नहीं आया, वो मेंबर नहीं है, फिर भी वो किसके लिए, 6 मंथ के लिए वो क्या कर सकता है, वो वहाँ का मिनिस्ट्रियल फॉर्म में वो रह सकता है। लेकिन विद इन 6 मंथ उनको क्या, किसी एक मेंबर या किसी एक हाउस से जीत के उसको आना पड़ेगा। अगर वो वहाँ से आ जाता है, या लोकसभा में जीत के आया, या राज्यसभा में वो मतलब आ जाए, या वो इलेक्शन के थ्रू जीत के आए, 1 मिनट, या नॉमिनेशन, या बाय नॉमिनेशन, ये याद रख लें, बाय नॉमिनेशन, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में अगर वो जीत के आता है, ऑन दैट टाइम वो क्या कर सकता है, वो एज ए मिनिस्ट्रियल फॉर्म वहाँ पे रह सकता है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है, इस मिनिस्टर हुई जब मिनिस्टर हुई मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज राइट टू स्पीक इन द ऑर्डर इन अदर हाउस एंड ऑल्सो बट ही कैन ओनली वोट इन द हाउस वेयर, जहाँ पे वो मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी मिनिस्टर है, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी मिनिस्टर है, तो अभी ये बिल्कुल सही यहाँ पे बोला, अगर कोई भी मिनिस्टर है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी हाउस में क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है, वो बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, या राज्यसभा में बोले या लोकसभा में बोले। लेकिन उनका वोट देने का जो हक होगा सिर्फ और सिर्फ उनके अपने ही मेंबर, अपने जिस मेंबर में, जिस हाउस का वो मेंबर है, या वो राज्यसभा का मेंबर है या लोकसभा का मेंबर है, तो वहां पे वो सिर्फ क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, ठीक है। बोल कहीं भी सकता है, लेकिन वोट देने का राइट उसको सिर्फ अपने मिनिस्ट्रियल में ही, अपने मेंबर मतलब हाउस में ही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, ये अब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, चलो हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो मैं एक चीज, मैंने सारा चीज, अगर आप क्वेश्चन को अब देखोगे क्वेश्चन को, तो आपको क्या है, मैंने ए टू जेड क्वेश्चन के रिगार्डिंग सब कुछ मैंने आपको क्या है ना, एक फॉर्मेट में आपको मैंने तैयार करके पीछे के सारे लेक्चर में दे दिया, या मैं मतलब टॉपिक के थ्रू उसको क्लियर करूँ, या क्वेश्चन के बीच में मैंने टॉपिक फ्रेम आउट करके आपको वहाँ पे क्लियर किया। तो हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे उसको आपको क्लियर करके दे दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप पूरा लेक्चर सही से देखते हो तो ये सब क्वेश्चन आप विद इन अ सेकेंड में कर दोगे, ये मुझे पता है। बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड वेयर इज द कैबिनेट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो देखो हम सबसे पहले एक चीज आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इनकरेक्ट, तो बोला जा रहा है इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये चीज आपको पेपर में हमेशा देखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट में लास्ट में क्या पूछा जा रहा था। दूसरा बोला जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट्स एज क्लासिफाई एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू इट, पहली। दूसरी चीज, तीसरा बोला कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। आई थिंक देखो यहाँ तो मैं पहले बता, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
तो आंसर आपको अगर चाहिए तो डी, मैंने आंसर आपको बता दिया, आप खुश हो जाओ, है ना कि यार भैया हमको आंसर पता चला। आंसर तो कुछ नहीं होता, आप समझो इस चीज़ को। पहले देखो, अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यहाँ पे बात करते हैं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये याद रख लेना, जिसमें हम आर्टिकल आपको मैंने बताया था आर्टिकल 75 या आर्टिकल 74 की हम बात करते हैं, जो डील करता है, ये चीज़ याद है, 74 एंड 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो कैबिनेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कैबिनेट का जो हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया, इसको हम लोगों ने आर्टिकल अगर हम बात करें 352 में हमने इसको इंसर्ट किया था, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए कब किया था, तो 1978 में जब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उस समय हमने इसको क्या कर दिया था, मेंशन किया हुआ था आर्टिकल 352 में। तो कैबिनेट जो वर्ड है, इसको हम लोगों ने वहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। हाँ, ये पता अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिनली, तो ओरिजिनली ये नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन हम इसको आर्टिकल 352 के तहत इसको हम क्या किया था, यहाँ पे मेंशन किए हुए थे। नाउ कम टू द सेकंड चीज, आपको मैंने ये बता दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, या अदर कोई भी मिनिस्टर है, ये मैंने आपको पीछे ही बताया था, अदर कोई भी मिनिस्टर है तो वो आर्टिकल 75 के तहत अपॉइंटमेंट की बात करता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, बोला क्या जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, पहला वैसे गलत होगा। दूसरा बोला जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट साइज आर क्लासिफाइड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो साइज और जो क्लासिफिकेशन है वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रख लेना, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो चेंज होता रहता है। अब थर्ड में बोला जाता है कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, चेंज है। कैबिनेट एक तरीके से क्या है ना, ऑफिशियल बॉडी के लिए, ठीक है ना। कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट हमारे लिए क्या है ना, ऑफिशियल बॉडी है, तो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वगैरह के लिए सर्व करता है, ठीक है। चल रहा है ना भाई, हाँ। तो ये क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ऑफिशियल, अगर ये हम ऑफ्टन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए, कैबिनेट एक तरीके से क्या है ना, पॉलिसी मेकिंग के लिए है, हमको थोड़ा सा चेंज कर दिया। और काउंसिल यहाँ पे क्या है ना, काउंसिल यहाँ पे क्या है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि काउंसिल एक तरीके से एक पूरा समूह बनता है ना, जिसमें हायर अथॉरिटी या फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या जैसे सुप्रीम कोर्ट के भी कोई जो मेंबर्स हो सकते हैं, या मीटिंग वगैरह में जो भी मिनिस्टर्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो ये सब काउंसिल में हो सकता है, कैबिनेट में नहीं हो सकता। कैबिनेट में सेलेक्टेड लोग रहते हैं। आंसर क्या होगा, थोड़ा इसको चेंज कर दिया तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, फिर इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, किसके रिगार्डिंग है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मीटिंग। इतना चीज मैंने अभी बताया, आई थिंक मुझे लग रहा है अब आप ये चीज बता पाओगे। तब बताओ इसका आंसर कौन देना चाहता है। बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्या आया, नहीं गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन समझो क्या बोला जा रहा है, मैं इसलिए ये चीज आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। थर्ड बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अभी मैंने पीछे ये भी समझाया, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पे आके थोड़ा सा गलती हो गया, क्या हो सकता है, पार्लियामेंट हो सकता है, क्योंकि क्या पार्लियामेंट किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो हम थोड़ा सा आपको बता दें, प्राइम मिनिस्टर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल मैंने कितना बार आपको समझा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। और अदर मिनिस्टर भी कौन अपॉइंटमेंट करता है, वो भी अदर मिनिस्टर भी यहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो देखो टोटल जो मिनिस्टर होता है, ये याद रख लीजिए, ये होगा पहला चीज। दूसरा चीज अगर हम बात करें तो जो टोटल जो मिनिस्टर होता है, टोटल जो नंबर ऑफ मिनिस्टर जो इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करें, 2003 के बाद एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम लोग 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। 2003 में आई थिंक इस प्रोविजन के तहत ये बोल दिया गया था कि टोटल जो मिनिस्टर होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दिस शैल नॉट बी एक्सीडेड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो ये कब हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ये बात हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पे बात की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट भी बिल्कुल सही है। तो यह भी मैंने बताया कि जो मिनिस्टर जो होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट,
यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही, थर्ड भी बिल्कुल सही। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। ये मैंने आपको पहले भी जब मैंने मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट का जो लेक्चर आपको दिया था इसमें, उसमें मैंने आपको समर अप करके पूरा दिया हुआ था। लास्ट में देखो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करता है, तो मैंने ये पहले यहाँ पे लिख दिया कि पार्लियामेंट होता है, तो आंसर क्या हो गया डी। अब यहाँ पे सही आंसर अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, पार्लियामेंट। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाँ, अब इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। देखो कहानी क्या था, फिर मैं इसको आगे और समझाऊंगा कहानी क्या था, ये समझना। अब क्या होता था, दो दल थे, मान लो ये दो पार्टी है, जैसे अभी भी ये चलता है। दो पार्टी में क्या होता था, जैसे मान लो कि या कोई इंडिपेंडेंट भी जीत गया है, ठीक है, जैसे कोई भी जीत गया तो क्या करता था, जीतने के बाद वो उस पार्टी में जाके सम्मिलित हो जाता था ना, जिस पार्टी में क्या ना, जिस पार्टी की बहुमत या जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी। जैसे मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, हमको पता है कि वाई को कम से कम 10 सीट चाहिए, तो क्या होता था, यहाँ से वो 10 मेंबर लेता था, एमएलए या एमपी जो भी है, उसको ले जाके अपने पार्टी में उसको रख लेता था। उस समय क्या होता था, इसका जो मतलब सदस्यता होता, जो मतलब मेंबरशिप था, वो कैंसिल नहीं होता था। तो इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ, 90 जो मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कब लाया गया था, 1985 की मैं बात कर रहा हूँ, 1985 में ये लाया गया था। तो ये जो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हम यहाँ बात करें, ठीक है। तो जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्होंने प्रोविजन दिया था, क्या प्रोविजन दिया था, अगर कोई ऐसा मेंबर, आइदर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, अगर वो ऐसा मतलब आदान प्रदान चेंज करता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो है ना मेंबरशिप क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए इसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोला गया। कहीं पे भी हो तो इसके ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल में जाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज इसमें ये चीज, इसको ना एक तरीके से क्या कर दिया गया, इसको कुछ चेंजेस करके आर्टिकल 1 की हम बात करें, ठीक है ना, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो नया एक शेड्यूल ऐड कर दिया, न्यू शेड्यूल ऐड किया गया, ये याद रखना, न्यू शेड्यूल ऐड कर दिया। कौन सा, 10th शेड्यूल ऐड कर देगा। 10th शेड्यूल में इसने एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग डाल दिया गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको पूछा जा रहा है कौन सा रिगार्डिंग, इसमें सेकंड, और इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, जब जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 की जब बात की गई थी, अभी तो ये पहला हुआ, तो दूसरा अगर हम 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 की जब ये बात की गई थी, तो उसमें एक प्रोविजन में चेंज किया गया था, मतलब 10th शेड्यूल में, कि अगर मान लो डिस्क्वालिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन जब करते हैं तो ठीक है कर देंगे, लेकिन उस केस में उसने ये बोला था, अगर पार्टी 2/3 में मीन्स मेजोरिटी से वो पार्टी पूरी की पूरी दूसरे पार्टी में जाके मर्ज कर जाती है, तो उस समय में क्या होगा, किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पार्टी एक्स में 10 था, इसमें पार्टी में 8 था, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट बनाने का बात था तो ये बना सकता था, लेकिन क्या हुआ, 10 का अगर 2/3 मेंबर, इन केस अगर मान लो हम 7 मेंबर को ले लेते हैं, अगर वो 7 मेंबर इस पार्टी में चला जाता है, तो 8 + 7 क्या हो गया, 15। अब क्या हो गया, ये पार्टी क्या करेगा, अपना गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन इस पार्टी के किसी भी मेंबर का मतलब जो मतलब सदस्यता है ना, वो रद्द नहीं किया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये दिया गया, क्योंकि ये तो एक पूरा पार्टी ही खत्म हो गया ना, क्योंकि अगर 2-3 लोगों से कोई पार्टी थोड़ी ना बनता है। अगर मान लो 10 लोगों में से सिर्फ 2 लोग बच गया, तो वो तो एक मतलब एक तरीके से स्प्लिट ही हो गया पूरी तरीके से। तो ये क्या होगा, जैसे ही पार्टी पूरा स्प्लिट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। दैट्स कॉल्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अभी हमारे पास पूरा वही है, देखो पूरा अब बोला किसके रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज करेक्ट एंड द रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, 10 शेड्यूल का मैंने बताया। जब 10 शेड्यूल में कुछ प्रोविजन दिया था, उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई थी, तो उसमें ये बोला गया था कि अगर मान लो डिस्क्वालीफाई करते किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या किसी भी एंड, अगर मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं, और अगर हम ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसमें ये बोला गया कि वो मेंबर जो है ना,
अ मेंबर दैट इज ऑफ अ मेंबर ऑफ ए हाउस इज बिलोंगिंग टू। तो यहाँ बोला किसी भी पार्टी से वो बिलोंग करता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो अब बोला जा रहा है इफ ही एंड सी वोट और एब्सटेन, 1 मिनट, if he and she vote and abstain from voting in such a home house contrary to any direction issued by the his political party। अब देखो दूसरा बोला जाए एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी लेटर आफ्टर इलेक्शन। अभी मैंने बताया इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक हिज सीट इन द हाउस। तो सबसे पहला बोलते हैं अगर मान लो इफ वो वॉलेंट्री, सबसे पहला चीज क्या है ना, उसको डिस्क्वालीफाई, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो सबसे पहला क्या है ना, अगर एक मेंबर हाउस है, अगर वो क्या करता है, इफ वॉलेंट्रीली गिव अप करता है अपना मेंबरशिप, ठीक है, याद रखना पहला क्या है ना, वॉलेंट्री वो क्या करता है, गिव अप करता है अपना मेंबरशिप। दूसरा बोला जाता है अगर वो मतलब वो वोट देने से एब्सटेन कर देता है, जैसे बोले कि इफ ही और सी दे वोटेड और एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग इन, किसी जिस पार्टी में है उसके रिगार्डिंग वो ना वोट देता है ना वो वहां से स्टेन कर जाता है, उस समय क्या होगा कि जब उसका अपना ओपिनियन ही नहीं अपने पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है, जो ओपिनियन सबसे मैंने जरूरी क्या है ना, ओपिनियन मिलना चाहिए है ना, ओपिनियन ही नहीं जब मैच कर पा रहा अपने पॉलिटिकल पार्टी से, तो उस समय क्या होगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस दैट उसको उसके पार्टी से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। और लेकिन तो ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है तो 15 दिन के अंदर उसको पूछा जाएगा कि या तो टिकट दिए तो क्यों ऐसा कर रहे हो, कोई रीजन तो देगा ना कोई, तो उसके रिगार्डिंग था। तीसरा यही था कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है हाउस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो मतलब जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लास्ट है कि अगर एक भी मतलब एक कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस ही कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्वालीफाई उस समय भी किया जाएगा अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करता है आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 6 month फ्रॉम द डेट, जब आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 6 month, बिफोर नहीं, यहाँ पे आफ्टर, जैसे मतलब उसका 6 महीने खत्म होने के बाद भी अगर वो माने ऐसा कुछ करता है तो उसको वहां से मतलब एक तरीके से ये हो गया कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी इफ ही में ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 month टेकिंग हिज सीट इन द हाउस विदाउट इनवाइटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आप खुद मुझे बता दो। जब मैंने बता दिया कि सेकेंड, तो मान लो कि करेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहला और दूसरा, यहाँ पे क्या है ना आफ्टर की बात की गई थी, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे फिर वही चीज एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ, अब हम ऑन द ग्राउंड ऑफ अलग अलग हर एक ग्राउंड है, तो जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, पहले अप्लाई कर फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, पहला ही अभी मैंने बताया कि द allow a party to merge with or into any political party provided at least 1/3 of its legislature and the favor of merge। अभी मैंने बताया 1/3 नहीं 2/3, अभी मैंने पीछे आपको क्लियर किया। तो ये पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, दो केस तो यही था। 2/3 मेंबर क्या होना, किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी को क्या कर सकता है, वो अपने कंसर्न के थ्रू किसी अनदर पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज अप कर सकता है। दूसरा बोला जाए इफ ए मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टीज, अभी मैंने बताया बिल्कुल सही है ये। अगर यही चीज है तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपसे पूछा जाए, तो पहला इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे यही चीज बोला जाए अगर वो गिव अप करता है अपने वॉलंटरी, तो वो क्या कर सकता, किसी भी पॉलिटिकल, और वो क्या कर सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करता है। क्योंकि देखो अगर वो मान लो वहाँ पे नहीं है, उसका वहाँ पे क्या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उसकी अपनी मतलब एक पर्सनैलिटी खत्म हो चुकी है, तो कोई भी इंसान ये चाहेगा ना कि भाई हम अपना इज्जत के लिए लड़े ना, तो इसलिए क्या कर सकता है, वॉलंटरी वो गिव अप दे सकता है, ठीक है। आंसर अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, any question regarding the disqualification arises of the out of the defection is decided by the presiding officer। मैंने ये पहले भी आपको समझाया था। तो आंसर क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो अगर मान लो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हम बात करते हैं तो जो भी होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे मान लो स्पीकर है या चेयरमैन है, वो डिसाइड करेगा इस चीज को, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको क्या बोला जा रहा है, क्योंकि देखो आपको ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ ना बार बार कि ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपको ये लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आपको, लेकिन ये चीज यहाँ पे समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है। एडवांटेज क्या होगा, देखो ये एक तरीके से बिल्कुल सही कि पार्टी में एक स्टेबिलिटी जनरेट करेगा, क्योंकि अगर कोई पार्टी नहीं टूटेगा तो इंसान क्या करेगा, अच्छे से काम करना प्रेफर करेगा। नहीं तो माइंड में तो यही चलता रहेगा कि हम इस पार्टी से टूट गया। अगर मान लो आज मेरा 10 मेरे पास मेंबर हैं,
और मुझे पता चला कल सुबह उठते तो हम अकेले बच गए, 9 के 9 क्या हो गए, खत्म हो गए या किसी और के पास चले गए, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ। तो ये चीज़ बिल्कुल सही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इट फैसिलिटेड मतलब डेमोक्रेसी रीअलाइनमेंट ऑफ द पार्टी, बिल्कुल सही। इट रिड्यूस द करप्शन एट द पॉलिटिकल लेवल। देखो है तो बिल्कुल सही, लेकिन ये आपको ही पता है क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर, तीनों के तीनों बिल्कुल यहाँ पे सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखो 63rd में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, लेकिन किसके रिगार्डिंग, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किसके लिए, 2003। तो अब देखो एक चीज याद रखना, जब 2003 की हम बात करते हैं तो आपको मैंने बहुत चीज अभी समझाया था। तो देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मैंने आपको कहा, द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, यहाँ पे क्या 10% था ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। अभी मैंने बताया कितना परसेंट है यहाँ पे, 15%। कितना, मैं एकदम समझा, रिवीजन करवा दूंगा इस चीज का क्वेश्चन के थ्रू ही, आपको कोई चैप्टर में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बोलते, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल गलत। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी अलाउड टू होल्ड एनी ल्यूमिटेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी अलाउड। तो देखो एक चीज याद रख लेना, हमारे पास इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखो अगर कोई भी मेंबर है, अगर मेंबर अगर आइदर किसी भी हाउस ऑफ द मतलब पार्लियामेंट हो गया, आइदर हाउस ऑफ द, अगर किसका ले लेते हैं हम कि अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई, हु इज डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन शैल बी डिस्क्वालीफाई टू होल्ड एनी, ये याद रखना, शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड एनी ल्यूमिटेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, ठीक है ना। जब उसको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो उसका जो भी पॉलिटिकल पोस्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, होल्ड करके रखेंगे, ठीक है ना। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ स्टेट का भी यहाँ पे बात हो रहा है, या और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो बिलोंग करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका जो अलाउड उसको क्या होल्ड कर दिया जाएगा किसी भी रिम्यूटेटिव या किसी रिम्यूरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट से रिगार्डिंग, ठीक है। थर्ड बोला जा रहा है कि द लॉ अलाउ ए पार्टी टू मर्ज विद इन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1/3। अभी मैंने बार बार बताया, नॉट 1/3, इट्स 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव इन द फेवर ऑफ मर्जिंग, ठीक है। जब वो स्प्लिट करने की बात करता है, वो मान लो जैसे स्प्लिट कर गया है ना, सॉरी, जब वो पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट कर जाता है उस समय की बात कीजिए। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, तीनों के तीनों गलत है, तो आंसर क्या हो गया, डी। पूछा भी इनकरेक्ट ही जा रहा था वहाँ पे। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन का आंसर दो यार। अभी के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कितने नंबर के हैं, पहला, और दूसरा क्या है ना, उनका नाम क्या है। बहुत ही फेम आज के दौर में, बहुत अपने काम को लेकर तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसके रिगार्डिंग, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये देखो बोला जा रहा है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन arising out of the defection is decided by the Supreme Court। अभी मैंने बताया था, नॉट by the Supreme Court, it's decided by the presiding officer of the house, ठीक है। नेक्स्ट बोला जाए, द लॉ प्रोवाइडेड अ टाइम फ्रेम फॉर 6 months विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैड डिसाइडेड अ डिफेक्शन लॉ। देखो 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो था डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, अगर कोई भी मतलब ऑन द फ्रेम तो 6 मंथ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे लॉ ना एक तरीके से अगर पूछा जाए तो लॉ ने कोई भी टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया, तो लॉ कैन नॉट गिव एनी टाइम फ्रेमवर्क रिगार्डिंग टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको इंस्टेंट उस चीज़ के रिगार्डिंग काम करना है। अगर केस में कोई भी संलिप्त पाया जाता है, कोई एमएलए या एमपी, उसके रिगार्डिंग आपको क्विक एक्शन लेना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत हो चुके हैं। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है फिर, अब हाँ, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा 6 शेड्यूल। आपने अगर पीछे का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया भैया, ट्राइबल के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, मैंने पहले थोड़ा लिख देता हूँ, 5th and 6th शेड्यूल, वो भी मैंने पीछे आपको क्लियर, उसके बीच में डिफरेंस बताया। 10th शेड्यूल क्या होता है ये भी मैंने बताया। अगर आपने वो भी अगर पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। बोला क्या जा रहा है, 5th शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। 6th शेड्यूल का ट्राइब एरिया के रिगार्डिंग है, और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन 1 by 1, करेक्ट पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले लेके चलते, देखो आंसर अगर थर्ड, अगर आंसर के थ्रू चलेंगे तो ये तो मान लो अभी पहला और तीसरा, डी, सी और डी में से कोई, क्योंकि थर्ड तो बिल्कुल सही है ना। चलते हैं 5th शेड्यूल में। देखो 5th शेड्यूल में अगर हम आर्टिकल
आर्टिकल 244 की हम यहाँ पे बात करते हैं। आर्टिकल 244 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला जाता है कि जो स्पेशल सिस्टम होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो स्पेशल सिस्टम होता है कुछ सर्टेन एरिया का, जैसे मान लो कि शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये बात किया जा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जाए, जो 5th शेड्यूल है ना, वो आपको अगर पूछा जाए तो क्या ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर 5th शेड्यूल जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, ठीक है, अगर पूछा जाए तो ये किसको मिलता है, इसको, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन आपको मैंने उसमें पीछे ही बताया था, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, एक्सेप्ट, आपको पूछा जाए एक्सेप्ट क्या था, एटीएम में मनी नहीं है। तो क्या था, एटीएम मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नॉट मणिपुर, है ना, नॉट मणिपुर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या था, इस 4 के छोड़ को जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया जो होता है शेड्यूल एरिया, जिसमें मतलब या तो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, तो वो जो है ना 5th शेड्यूल में आता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर हम अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो 6th शेड्यूल में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो 6th शेड्यूल में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, चार्जिंग नहीं, एक सेकेंड इसको चार्ज में लगाओ। तो यहाँ तक एक चीज समझ आ गया, यहाँ तक आपको 1 मिनट, एक सेकेंड। तो देखो 5th शेड्यूल का तो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। 6th शेड्यूल में क्या था, 6th शेड्यूल में मैंने ये, जब आप मेरा वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें मैंने क्या था, 6th शेड्यूल में क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल की, यहाँ पे ट्राइबल एरिया की वहाँ पे बात की गई थी, ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया, जिसमें ये 4 एरिया मतलब आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, सिर्फ मणिपुर वहां पे नहीं था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो, तो इसमें क्या है, इंटरचेंज हो गया और आंसर क्या हो जाएगा इसी के रिगार्डिंग थर्ड। तो अभी मैंने इतना खुल के बताया एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो आंसर क्या हो गया, सी, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा, विच हु अमंग द फॉलोइंग कैन सीज, इंक्रीज एंड अल्टर द एरिया ऑफ एनी शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। अभी मैंने आपको ये चीज समझा था, अगर स्टेट की बात करता है कहीं भी जो कोई सीज वगैरह की बात करता है, तो ये किसकी बात है, प्रेसिडेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको जब प्रेसिडेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, तो आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ही कैन डायरेक्टली या होल पूरे भी या किसी भी शेड्यूल पार्ट, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट का जो शेड्यूल एरिया होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करना है तो शेड्यूल एरिया होता है वो हो गया, उसको क्या कर सकता है, वो सीज कर सकते हैं, या उसको मतलब ये कह सकते हैं उसके पार्ट एरिया क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज करके, या किसी भी अल्टर कर सकते हैं। तो ये किसके हाथ में होता है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ये चीज़ आपको किसी भी बाउंड्री वगैरह को वो कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, मैंने सारा चीज़ आपको समझाया है। ये क्वेश्चन का आंसर यार आप लोग तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे किया हुआ, लेक्चर नंबर अगर आप 7th देखोगे तो भैया उससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा लेक्चर नंबर 7th में। इसका आंसर मैं दे के छोड़ देता हूँ, आंसर सी है, बट आपको क्या ना इसका समझाना है मुझे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे मुझे समझा सकते हो, ठीक है। तो अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया जो कि आप मुझे समझाओगे कि भैया क्या है नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ तक देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। बस इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या है ना, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको समझाया है, मैंने आंसर भी दे दिया, बस आपको समझना कैसे है। नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं इसको क्या करूँगा, कंप्लीट करा दूंगा। तो देखो अपने इसी के साथ क्या है ना, जो अपना ये जो लेक्चर नंबर 8 है वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ अगर आप लास्ट तक आए बने हो, तो लास्ट तक अगर आप आए तो आपको ये लेक्चर लिटरली बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा एटलीस्ट शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब टू माय चैनल टू कंटिन्यू वॉच द लेटेस्ट वीडियो रिगार्डिंग टू करंट अफेयर एज वेल एज द मीन्स पॉलिटी। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे आप बने रह सकते हो, क्योंकि देखो मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे आपको करंट को क्या है ना पूरी तरीके से मीन्स बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। और ये आप जो हमारा लेक्चर आ रहा है उसमें आप देख रहे होगे, या 45 मिनट्स का ही हो या 1 आवर का ही हो, मैं कॉन्स्टेंट इसीलिए रख रहा हूँ कि जिस अनुसार से मैं देखता हूँ वीडियो का जो लेंथ है मैं छोटा इसीलिए रखता हूँ कि आपको क्या ना अच्छे से समझ भी आए, आप क्या करो ब्रेक ले लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये चीज़ पता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लिटरली आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यूसली देखते रहो और मज़े लेते रहो ज़िंदगी के। जय हिंद, जय भारत।